हेलो स्टूडेंट्स। तो परमाणु संरचना के नेक्स्ट लेक्चर में आपका स्वागत है। परमाणु संरचना में लास्ट लेक्चर में अपन हाइजेनबर्ग की बात कर रहे थे, ठीक है ना। हाइजेनबर्ग के बारे में अपन पढ़ रहे हैं, वापस से एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। अपन पढ़ रहे हैं भाई हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत, ठीक है। इसकी अपन बात कर रहे थे, हाइजेनबर्ग अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत। तो हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत क्या होता है? हाइजेनबर्ग सीधी सी बात कहता है कि भैया ये नाभिक है और नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। तो इससे पहले अपन डी ब्रोगली के बारे में पढ़ चुके हैं। तो डी ब्रोगली कहता था कि भैया अगर नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा तो लगातार ये जो है वो क्या बनाएगा, ऐसे तरंग बनाते हुए चक्कर लगाएगा और कभी भी अपूर्ण तरंग का निर्माण होगा नहीं, ठीक है। किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन जो है वो उतनी ही तरंगों का निर्माण करेगा जितनी कक्षा की संख्या, जिस कक्षा में चक्कर लगा रहा है उस कक्षा में उतनी ही तरंगों का निर्माण होगा, ठीक है। तो देखना जरा कि नाभिक है और नाभिक से इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, तो हर एक पॉइंट पर आप देखोगे कि वेग की दिशा जो है वो क्या है, अलग है। यहां पर वेग की दिशा इस पॉइंट पर अलग है, फिर अगर इस पॉइंट पर बात करूं तो वेग की दिशा इधर हो गई, इस पॉइंट पर बात करें तो वेग की दिशा इधर होगी। तो हर पॉइंट पर लगातार वेग की दिशा क्या हो रही है, बदल रही है, ठीक है। तो आप यूं बोल सकते हो कि हर पॉइंट पर इसका वेग क्या हो रहा है, बदल रहा है, ठीक। और ऐसे ही हाइजेनबर्ग कहता है कि किसी चक्कर लगाते हुए इलेक्ट्रॉन के लिए इसकी स्थिति पहली चीज है अपने पास पोजीशन और दूसरी चीज है संवेग। तो इसकी स्थिति और संवेग का मान, स्थिति जो है उसको अपन x से प्रदर्शित करेंगे और संवेग को जो है वो अपन p से प्रदर्शित करेंगे। तो किसी चक्कर लगाते हुए इलेक्ट्रॉन के लिए स्थिति और संवेग का जो मान है, ठीक है, वो अपन एग्जैक्टली ज्ञात नहीं कर सकते, उसको सही ज्ञात नहीं कर सकते एक ही टाइम पर। ये कंडीशन है कि भाई किसी चक्कर लगाते हुए इलेक्ट्रॉन के लिए इसकी स्थिति और संवेग का मान एक साथ ज्ञात नहीं किया जा सकता। अगर आप स्थिति और संवेग का मान एक साथ ज्ञात करने की कोशिश करते हो तो इनके मानों में कुछ अनिश्चितता होगी, समझने की कोशिश करना, है ना। यानी इनकी जो वैल्यूज आएगी वो सही नहीं आएगी, इनके मानों में कुछ त्रुटि होगी और उसी अनिश्चितता को डेल्टा एक्स से प्रदर्शित करते हैं। अगर स्थिति में अनिश्चितता की बात करें तो डेल्टा एक्स, और अगर संवेग में अनिश्चितता की बात करें तो वो क्या हो जाएगी, डेल्टा पी। क्लियर है बात? तो एक तो डेल्टा एक्स, ये तो है स्थिति में अनिश्चितता, डेल्टा पी ये क्या है, संवेग में अनिश्चितता। तो हाइजेनबर्ग ये कहता है कि भैया कि जब भी किसी इलेक्ट्रॉन के लिए अपन क्या करेंगे, अगर एक साथ स्थिति और संवेग निकालने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं कर सकते, दोनों का मान एक साथ ज्ञात नहीं किया जा सकता। अगर करने की कोशिश करते हो तो इनके मानों में कुछ त्रुटियां होगी जिसको बोलते हैं अपन अनिश्चितता। स्थिति में अनिश्चितता डेल्टा एक्स, संवेग में अनिश्चितता डेल्टा पी। और हाइजेनबर्ग ने एक मैथमेटिकल इक्वेशन दी कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी, यानी दोनों की अनिश्चितताओं का ये जो गुणनफल है ये या तो जो है वो h/4 से क्या होगा, ज्यादा होगा, या फिर h/4 के इक्वल होगा। कहने का मतलब है डेल्टा एक्स डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू h/4, ठीक है। तो ये मैथमेटिकल इक्वेशन आपको क्या करनी है, ध्यान में रखनी है। अब इसमें ये पॉइंट था कि भैया जब भी अपन क्या करेंगे, जब भी कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो किसी भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आपको ये ध्यान में रखना है कि यहां पर अपन इसको इक्वल मान के बाद में न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब डेल्टा पी इज इक्वल टू क्या बताया था मैंने, डेल्टा पी इज इक्वल टू एम डेल्टा वी, क्योंकि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो क्या कांस्टेंट है, वेलोसिटी बदलने से पी बदल रहा है, तो इसलिए जो है वो डेल्टा पी इज इक्वल टू एम डेल्टा वी। यहां रख दो तो डेल्टा एक्स और ये आ गया एम डेल्टा वी ग्रेटर देन इक्वल टू h/4, एम कांस्टेंट है तो इसको इधर ले जाओ, डेल्टा एक्स डेल्टा वी ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 एम। यह हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत का दूसरा मैथमेटिकल इक्वेशन है जो आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? यहां डेल्टा एक्स क्या हो गया, स्थिति में अनिश्चितता, डेल्टा वी क्या हो जाएगा, वेग में अनिश्चितता, ये डेल्टा पी संवेग में अनिश्चितता, ठीक है ना। तो ये दोनों मैथमेटिकल इक्वेशन कल अपन ने देख ली थी। इसके अलावा अनिश्चितता का जो एक्चुअल मीनिंग है, स्थिति में अनिश्चितता का, संवेग में अनिश्चितता का जो वास्तविक अर्थ है वो कल अपन ने सीख लिया था। इस पर कल अपन ने खूब सारे क्वेश्चन भी किए थे। एक क्वेश्चन अपन ने इस पर भी किया था कि आपको जो है स्थिति में अनिश्चितता पूछ लेगा, संवेग में अनिश्चितता देगा। एक क्वेश्चन जो है वो अपन इस पर भी कर सकते हैं, देखना जरा इस पर क्वेश्चन कैसे आता है। तो आज अपन को क्या करना है, इस पर क्वेश्चन ही देखने हैं। हाइजेनबर्ग का जो अनिश्चितता सिद्धांत है इस पर अपन को क्वेश्चन देखने हैं। एक चीज मैं बता देता हूं कि हाइजेनबर्ग का ये जो अनिश्चितता सिद्धांत है ना, ये केवल और केवल सूक्ष्म कणों के लिए ही लागू होता है। सूक्ष्म कण जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है ना, या कोई अणु परमाणु जैसे सूक्ष्म कणों के लिए ही लागू होता है। बड़े कणों के लिए ये चीज अप्लीकेबल नहीं है, है ना। हालांकि अपन ने
कल एक गाड़ी वाला एग्जाम्पल लिया था, ठीक है ना, तो वो एग्जाम्पल केवल मैंने आपको ये समझाने के लिए कि स्थिति में अनिश्चितता का मीनिंग क्या है ये समझाने के लिए वो एग्जाम्पल बताया था। वैसे हाइजेनबर्ग का, वहां पर मैंने हाइजेनबर्ग का सिद्धांत नहीं लगाया था, ठीक है ना। तो हाइजेनबर्ग का जो सिद्धांत है वो केवल और केवल सूक्ष्म कणों के लिए लागू होता है, बड़े कणों के लिए ये अनिश्चितता सिद्धांत लागू नहीं होता है, ठीक है। इससे क्या सिग्निफिकेंस है, इससे मतलब क्या निकलता है, परमाणु संरचना में इसका क्या योगदान है, इसकी बात भी अभी करते हैं। पहले इस पर अपन को क्या करना है, क्वेश्चन करना है। जैसे मैं आपको ये बोल देता हूं, क्वेश्चन अपना है, यदि 2 × 10⁶ मीटर पर सेकंड के वेग से चक्कर लगाते हुए इलेक्ट्रॉन के वेग में अनिश्चितता 1% है, तो इसकी स्थिति में अनिश्चितता क्या होगी। ठीक है, ये अपना क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। यदि 2 × 10⁶ मीटर पर सेकंड के वेग से चक्कर लगाते हुए इलेक्ट्रॉन के वेग में अनिश्चितता कितनी है, 1% है, तो इसकी स्थिति में अनिश्चितता कितनी होगी। तो पहले तो देखना जरा वेग कितना दिया है, 2 × 10⁶ मीटर पर सेकंड, ये तो v दिया है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, स्थिति में अनिश्चितता निकालनी है, तो डेल्टा x डेल्टा v इज इक्वल टू h/4πm। जब भी अपन न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो यहां पर बीच में आपको इक्वल लेके बाद में इसको सॉल्व करना है। तो डेल्टा x आपसे पूछा है, तो डेल्टा x निकालने से पहले तो डेल्टा v चाहिए। अब डेल्टा v तो है नहीं, v है, तो बोल रहा है कि डेल्टा v कितना है, डेल्टा v जो है ये है 1% ऑफ v, ठीक है, कि वेग का जो है वो कितना है 1%, तो वेग का 1% निकाल लो, 2 × 10⁶ गुणा 1/100, तो ये कितना आएगा 2 × 10⁴ मीटर पर सेकंड। ये अपने पास क्या आएगा भाई साहब, वेग। क्लियर है, तो डेल्टा v का मान आ गया कितना, 2 × 10⁴, यहां रख देते हैं, तो डेल्टा x बराबर आ जाएगा h/4πm और ये डेल्टा v। खत्म क्वेश्चन। h का मान 6.6 × 10⁻34, 4 पाई का मान जो है वो कितना हो गया 3.14 गुणा द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन का कितना होता है 9.1 गुणा 10⁻31, ठीक है ना। आपको जो है सारे के सारे एमकेएस सिस्टम में काम में लेनी है वैल्यू, और ये हो जाएगा 2 × 10⁴, ये लो जी, ठीक। तो इसको क्या कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, तो अपना जो भी आंसर आएगा वो क्या आएगा, वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, डेल्टा एक्स को रिप्रेजेंट करेगा। इस तरीके का न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है वो इस फॉर्मूले पर पूछ सकता है ना। इस पर अपन ने कल एक क्वेश्चन कर ही लिया था, इस पर एक क्वेश्चन कर लिया, तो दोनों क्वेश्चन जो है वो ऑलमोस्ट एक जैसे हैं। और देखो इस पर कैसे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना, हो सके तो ये जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, ठीक है ना, इस फॉर्मेट का क्वेश्चन पूछ सकता है, और एक क्वेश्चन जो है वो आपको ऐसा भी दे सकता है, ध्यान से देखना। हाँ, तो देखो इस पर एक क्वेश्चन और करते हैं। आपको ये बोलेगा कि यदि किसी, ठीक है, कण की स्थिति में अनिश्चितता संवेग में अनिश्चितता के संवेग में बराबर है, तो इसके वेग में अनिश्चितता क्या होगी, ठीक है। ये क्वेश्चन है, क्या बोला है कि यदि किसी कण की स्थिति में अनिश्चितता संवेग में अनिश्चितता के बराबर है, तो इसके वेग में अनिश्चितता क्या होगी, है ना। तो स्थिति और संवेग का जो रिलेशन है वो क्या है, डेल्टा एक्स डेल्टा पी इज इक्वल टू h/4π। ये अपने पास स्थिति और संवेग का रिलेशन है। क्वेश्चन में जो बोला गया है वो काम आप कर दो, ठीक है। तो आपको क्या बोल रहा है कि डेल्टा एक्स डेल्टा पी के क्या है, बराबर है, डेल्टा एक्स और डेल्टा पी बराबर है। तो डेल्टा एक्स की जगह क्या लिख सकता हूं, डेल्टा पी, तो डेल्टा पी इंटू डेल्टा पी क्या हो जाएगा, डेल्टा पी का स्क्वायर, तो डेल्टा पी स्क्वायर इज इक्वल टू h/4π। क्लियर है बात।
लेकिन वही आपको पूछा क्या है, आपको तो पूछा वेग में अनिश्चितता, यानी डेल्टा वी की वैल्यू पूछी है, तो डेल्टा पी, ये अपन को पता है डेल पी इज इक्वल टू एम डेल्टा वी, ठीक है। तो यहां पर पुट कर देते हैं तो क्या आ जाएगा अपने पास, एम स्क्वायर डेल्टा वी स्क्वायर इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, तो डेल वी स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा एच अपॉन 4 पाई एम स्क्वायर, ठीक। तो यहां से जो है वो वी निकाल लेते हैं, तो जैसे ही वी निकालोगे तो उधर जो है क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा, तो डेल्टा वी इज इक्वल टू अंडर द रूट एच अपॉन, ठीक है, तो बाहर आ जाएगा, आंसर आएगा क्या, डेल्टा वी इज इक्वल टू 1/2m एच अंडर द रूट एच अपॉन पाई, ठीक है। इस तरीके का क्वेश्चन भी आ सकता है, अगर मान लो न्यूमेरिकल क्वेश्चन ना आए, कैलकुलेशन वगैरह ना हो, तो इस तरह का क्वेश्चन जो है वो पूछ सकता है। इसके अलावा इसी टाइप का एक क्वेश्चन और अपन को देखना है, ये आपने नोट कर लिया होगा, तो देखना जरा, एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी के टाइप का, इसी जैसा, वो आपको करना है, सोचना जरा, दिमाग लगाना, हो जाएगा, आसान सा काम है, ठीक है। आपको ये बोलेगा कि यदि किसी कण की स्थिति में अनिश्चितता वेग में अनिश्चितता के स्थिति में अनिश्चितता वेग में अनिश्चितता के बराबर है, ठीक है, तो इसके संवेग में अनिश्चितता क्या होगी, अनिश्चितता क्या होगी, ठीक है। देखो कि भाई इस बार आपको क्या बोला है, बिल्कुल इसी के जैसा क्वेश्चन। अब आपको क्या बोल दिया कि यदि किसी कण की स्थिति में अनिश्चितता पहले संवेग में अनिश्चितता के बराबर थी, अब वेग में अनिश्चितता के बराबर है। पहले आपको जो है वेग में अनिश्चितता पूछी थी, अब आपको संवेग में अनिश्चितता पूछी है। कहने का मतलब यह है कि इस बार आपको यह दिया है कि डेल्टा एक्स जो है वो डेल्टा वी के बराबर है, तो डेल्टा पी क्या होगा, यह पूछना चाहता है। तो इक्वेशन क्या कहती है डेल्टा एक्स और डेल्टा वी की, तो डेल्टा एक्स इक्वल टू डेल्टा वी एच अपॉन 4 पाई एम, ये अपनी इक्वेशन है। क्वेश्चन जैसे बोल रहा है, क्वेश्चन की लैंग्वेज में जो कहा गया, आप वो काम कर दें, तो क्वेश्चन में कहा गया है कि भाई डेल्टा एक्स और डेल्टा वी क्या है, इक्वल है, तो डेल्टा एक्स की जगह डेल्टा वी रख देता हूं, तो जैसे ही डेल्टा वी रखोगे तो डेल्टा वी स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई एम। क्लियर है बात, ठीक। तो देखना जरा, यहां से एक काम कर रहा हूं, मेरे को डेल्टा पी निकालना है, क्योंकि डेल्टा पी इज इक्वल टू होता है भाई एम डेल्टा वी, ठीक। तो एक काम कर रहा हूं, मैं इसको जो है वो एम से मल्टीप्लाई और एम से डिवाइड कर रहा हूं, ठीक है ना, या एक काम करते हैं, इसको दोनों तरफ जो है वो एम स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो एम स्क्वायर डेल्टा वी इज इक्वल डेल्टा वी स्क्वायर इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई एम, और ये क्या आ जाएगा एम स्क्वायर, एम से एम क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो ये देखना जरा, एम स्क्वायर डेल्टा वी स्क्वायर क्या हो गया, डेल पी स्क्वायर, डेल्टा पी इज इक्वल टू एच एम अपॉन 4 पाई। क्लियर है बात। तो डेल्टा पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, डेल्टा पी इज इक्वल टू, ये देखना जरा, यहां रूट आएगा तो 4 जो है वो रूट के बाहर आते हैं, 1/2 अंडर द रूट एच एम अपॉन पाई, ये लो जी, ये अपना आंसर आ गया, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन जो है वो आपको पूछ सकता है। इसी में एक और क्वेश्चन अपन देखते हैं, इसी के जैसा है, वो भी आप चाहो तो कर सकते हो, ठीक है ना। अगर मैं आप जैसे क्वेश्चन लिखूं तो आप जो है वीडियो पॉज करके पहले खुद ट्राई करना, फिर अपना और मेरा आंसर मैच करके देखना, देखिए एक ही आता है क्या। बिल्कुल इसी फॉर्मेट का क्वेश्चन है, तो ये आपने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, देखो जरा, आपको ये बोला है यदि किसी कण की स्थिति में अनिश्चितता संवेग में अनिश्चितता की 1/4 है, तो इसके वेग में अनिश्चितता क्या होगी, ठीक है। आप वीडियो पॉज करें और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें, तो फिर बाद में मैं आपको बताता हूं
देखना जरा, भाई देखो क्वेश्चन को अगर देखें तो सॉल्यूशन अपन को करना है इसका। आपको ये बोल रखा है कि यदि किसी कण में अनिश्चितता, संवेग में अनिश्चितता की 1/4 है ना, ये बिल्कुल इसी के जैसा है जो पहला क्वेश्चन है उसके जैसा ही है, सिमिलर सा है। लेकिन इस बार आपको बोला है कि डेल्टा एक्स जो है वो डेल्टा पी का क्या है भाई, 1/4 है, यानी डेल्टा एक्स इक्वल टू डेल्टा पी बाय 4। और इन दिस केस डेल्टा वी आपको क्या करना है, बताना है। तो डेल्टा एक्स और डेल्टा पी का रिलेशन डेल्टा एक्स डेल्टा पी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, ठीक है। तो डेल्टा एक्स की जगह ये रख देता हूं, तो डेल्टा पी स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, 4 कैंसिल हो गया, ठीक है। और डेल्टा पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर डेल्टा वी स्क्वायर इज इक्वल टू एच अपॉन पाई, देन डेल्टा वी स्क्वायर इज इक्वल टू एच अपॉन पाई एम स्क्वायर। तो डेल्टा वी की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई अपने पास, 1 बाई एम अंडर द रूट एच अपॉन पाई। ये लो जी डेल्टा वी की वैल्यू आ गई, ठीक है ना। इस तरीके का क्वेश्चन जो है वो भी आपको पूछ सकता है। हो सकता है इसमें भी आपको बराबर ना देके ये बोल दे कि यदि किसी कण की स्थिति में अनिश्चितता वेग में अनिश्चितता की दुगुनी है, वेग में अनिश्चितता की आधी है, वेग में अनिश्चितता की 3/4 है, कोई भी डेटा आपको दे सकता है। आपको केवल क्वेश्चन का कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। जो क्वेश्चन का कंसेप्ट है कि भाई कैसे मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं, क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो आपको आपके पकड़ में आनी चाहिए। लैंग्वेज के साथ अगर चलोगे तो क्वेश्चन जो है वो इजीली सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है बात। तो ये अपने पास है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत, ठीक है। अब देखना जरा कि अपन ये क्वेश्चन पढ़ तो ली, हाइजेनबर्ग के बारे में अपन ने पढ़ लिया, लेकिन ये क्या काम में क्या आता है, हाइजेनबर्ग ने किस चीज के बारे में बताया, ये जो इक्वेशन है इससे क्या पता चलता है। तो ध्यान से देखना जरा। कल जैसे मैंने गाड़ी वाला एग्जाम्पल लिया था कि भाई अगर गाड़ी जो है, एक बार वापस से हाइजेनबर्ग की बात नहीं कर रहा हूं मैं, यहां पर हाइजेनबर्ग अप्लाई नहीं कर रहा हूं क्योंकि वैसे जो है वो हाइजेनबर्ग का सिद्धांत जो है बड़े पार्टिकल के लिए लागू नहीं होता है। तो जैसे कोई गाड़ी है, वही एग्जांपल वापस से लेते हैं, ठीक है। 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी, 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और इसको जो है वो कितनी 100 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करनी थी। तो अगर आदर्श परिस्थितियां है, आइडियल कंडीशन है कि गाड़ी पूरे रास्ते जो है वो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही चलती है, तो आपको मैं पूछूं कि भैया अगले 1 घंटे बाद गाड़ी की एग्जैक्ट पोजीशन क्या होगी, तो आप बोलोगे सर अगले 1 घंटे बाद गाड़ी की एग्जैक्ट पोजीशन जो है वो 50 किलोमीटर दूर एकदम मिड पॉइंट, ये गाड़ी की एग्जैक्टली पोजीशन होगी, ठीक है। लेकिन अगर ये जो है 50 किलोमीटर से चल नहीं पाएगा, क्योंकि भाई आदर्श कोई कंडीशन नहीं होती है, क्योंकि कहीं पर जो है इसको ब्रेक लगाना पड़ेगा, कहीं गाड़ी जो है वो तेज चलाएगा। तो इस तरह से अगर गाड़ी चलाता है तो 1 घंटे बाद एग्जैक्टली अपन नहीं बता पाएंगे कि भैया इसकी पोजीशन क्या है। हाँ, आप ये बता पाओगे कि हाँ जरूर गाड़ी जो है वो यहां से लेके यहां तक इसके बीच में कहीं मिल सकती है, ठीक है ना, एक रेंज अपन बता पाएंगे। तो ऐसे ही क्या होता है कि हाइजेनबर्ग कहता है कि अगर किसी इलेक्ट्रॉन के लिए अपन जो है वो संवेग, पहला संवेग था और दूसरा क्या था, स्थिति। अगर किसी इलेक्ट्रॉन के लिए संवेग और स्थिति ये एक साथ ज्ञात नहीं कर सकते, ध्यान से, है ना, कि अगर किसी इलेक्ट्रॉन के लिए संवेग और स्थिति दोनों का मान एक साथ ज्ञात नहीं कर सकते, तो भैया इस केस में जो है वो अपन ये नहीं बोल पाएंगे कि इलेक्ट्रॉन का जो पथ है, जो अपन अब तक वृत्ताकार पथ बता रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है, कक्षा जो है वो इलेक्ट्रॉन का पथ है। तो अगर संवेग और स्थिति दोनों एक साथ ज्ञात नहीं कर सकते, तो अपन ये नहीं बोल सकते कि भाई इलेक्ट्रॉन का पथ जो है वो फिक्स है। ये इससे पता चलता है, यानी कि हाइजेनबर्ग जो है वो इस चीज को नकारता है कि इलेक्ट्रॉन का पथ जो है वो एक फिक्स, एक निश्चित पथ में चक्कर लगाता है इलेक्ट्रॉन, कि भैया इलेक्ट्रॉन का पथ जो है वो एकदम ऐसे फिक्स है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो वृत्त के रूप में ही चक्कर लगाएगा। हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत के अनुसार ये चीज क्या है, गलत है। क्योंकि भाई अगर आप जो है वो संवेग और स्थिति एक साथ निकाल पाते, ठीक है, इसका मोमेंटम और पोजीशन अगर एक साथ निकाल सकते हैं, अपन एक साथ निकाल सकते हैं किसी पॉइंट पर, तो ही ये चीज बता पाएंगे कि भाई एग्जैक्टली इसका पथ जो है वो यही है। लेकिन क्योंकि अपन नहीं निकाल पा रहे हैं एक साथ जो है वो स्थिति और संवेग दोनों का मान अपन नहीं बता पा रहे हैं, तो इससे ये क्लियर होता है कि भाई इलेक्ट्रॉन का पथ जो है वो वृत्ताकार नहीं है, ठीक है ना, यानी इलेक्ट्रॉन का पथ जो है वो फिक्स नहीं है। एग्जैक्टली पता क्या चलता है कि इलेक्ट्रॉन का निश्चित पथ होता है, ये चीज जो है वो सही नहीं है। तो हाइजेनबर्ग जो है वो इस चीज को नकारता है, किसको, ये इलेक्ट्रॉन का पथ जो है वो निश्चित है,
इलेक्ट्रॉन एक फिक्स पथ में, एक फिक्स पाथ में चक्कर लगाता है, निश्चित सर्कुलर, जो अपने पास सर्कुलर पाथ होता है, वृत्ताकार कक्षा होती है ना। अब कक्षा अपन ने वृत्ताकार ही बोल दी है, तो इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन वृत्त में चक्कर लगाएगा। तो जैसे ही मैं वृत्त बोलता हूं तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का पथ अपन ने क्या कर दिया है, निर्धारित कर दिया, फिक्स कर दिया है। तो ये चीज जो है वो पॉसिबल नहीं है। ये चीज तभी पॉसिबल हो पाती जब स्थिति और संवेग दोनों का मान एक साथ ज्ञात किया जा सकता था। क्लियर है बात। तो ये अपने पास है क्या, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत, जिससे क्या पता चला है, जिससे ये पता चला है कि भैया इलेक्ट्रॉन का पथ जो है वो निश्चित नहीं है, इलेक्ट्रॉन का पथ वृत्ताकार होता है। ठीक है, ये अपन नहीं बोल सकते। फिर देखो जरा, तो अपन बात कर रहे हैं भाई आधुनिक तरंग यांत्रिकी सिद्धांत की। ठीक है, तो आधुनिक तरंग यांत्रिकी सिद्धांत में सबसे पहला अपन ने देखा डी ब्रोगली। डी ब्रोगली के बाद में जो दूसरा था वो कौन सा था, हाइजेनबर्ग। और तीसरा कौन सा है, तीसरा है भाई अपने पास श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, श्रोडिंगर तरंग समीकरण, जो अपन को पढ़ना है। ठीक है ना। तो नेक्स्ट है अपने पास श्रोडिंगर तरंग समीकरण, श्रोडिंगर तरंग समीकरण। ठीक है, इंग्लिश में भी लिख देता हूं। ठीक है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ठीक, अब देखना जरा कि श्रोडिंगर तरंग समीकरण या श्रोडिंगर वेव इक्वेशन ये क्या होती है। ठीक है, श्रोडिंगर जो था ये एक बहुत ही बड़ा गणितज्ञ था। ठीक है ना, मैथमेटिशियन था। तो इसने क्या किया भाई, मैथमेटिकल कैलकुलेशन से इलेक्ट्रॉन को या फिर किसी भी परमाणु की संरचना को स्टडी करने के लिए, किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की पोजीशन चेक करने के लिए क्या किया, एक अपनी तरंग दी। ठीक है, एक तरंग समीकरण दी। अब नाम से पता चल रहा है कि तरंग समीकरण है, तो इसका मतलब ये जो है वो इलेक्ट्रॉन से संबंधित जो तरंग होती है, कि भाई डी ब्रोगली कहता है इलेक्ट्रॉन किसी भी कक्षा में चक्कर लगाए, वो लगातार किसके रूप में चक्कर लगाता है, तरंग के रूप में चक्कर लगाता है। ठीक है ना। तो उस तरंग से संबंधित इसने एक समीकरण दी। वो इक्वेशन क्या है, पहले तो अपन ये लिख लेते हैं। तो देखना जरा, ये देखना जरा, ये इक्वेशन है। इसी इक्वेशन को अपन बोलते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, श्रोडिंगर की तरंग समीकरण। ठीक है, अब इसमें कौन सी चीजें क्या क्या है उसकी बात कर लेते हैं अपन। डेल स्क्वायर जो होता है, यहां पर डेल स्क्वायर, ठीक है, इसको बोलते हैं डेल स्क्वायर। ठीक है ना। तो डेल्टा और इसका स्क्वायर, डेल स्क्वायर जो है इसको अपन बोलते हैं लाप्लास निर्देशांक, लाप्लास निर्देशांक। ठीक है, होता क्या है ये अभी बात करेंगे। ठीक है, m जो है, m ये है भाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जो h है वो प्लांक नियतांक है। E जो है वो अपने पास है भाई टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। V जो है ये है भाई पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और इसके अलावा ये जो एक सिंबल दे रखा है, इस सिंबल के बारे में पहले भी मैंने बताया था आपको, इसको बोलते हैं साइन। ठीक है, तो ये सिंबल जो है वो साइन होता है। अब ये सारी चीजें देख ली, साइन के बारे में अपन बाद में पढ़ेंगे। तो पहले लाप्लास निर्देशांक क्या है, तो डेल स्क्वायर का जो मान है वो ये होता है भाई, या अगर मैं पूरे की वैल्यू देखूं डेल स्क्वायर साइन, तो इस डेल स्क्वायर साइन का मान ये होता है डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर। ये अपने पास डेल स्क्वायर साई की वैल्यू होती है। ठीक है, अगर मैं सारी वैल्यूज यहां पर पुट कर दूं, तो यहां पर जैसे ही वैल्यूज पुट करूंगा तो अपने पास क्या आएगा, देखना इक्वेशन ये बनेगी डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर m अपॉन एच स्क्वायर माइनस v इंटू साई इज इक्वल टू 0। ये जो है इसको बोल दो आप, ये श्रोडिंगर तरंग समीकरण है, या फिर ये जो है ये भी श्रोडिंगर तरंग समीकरण ही है। ठीक है, अब देखना जरा ये तरंग समीकरण आई कहां से या इसका डेरिवेशन क्या है, ये अपन को नहीं पढ़ना है। ठीक है, ना ही अपन को जो है वो ये इसको सॉल्व कैसे करते हैं इसकी तरफ भी अपन को नहीं जाना है। ठीक है ना, अपन को केवल एक बार दिमाग में फॉर्मेट रखना है कि ये कोई तरंग समीकरण है। ठीक है, अब इस तरंग समीकरण में कौन सी चीज क्या है, केवल अपन को इतना समझना है कौन सी चीज क्या है और उसका परमाणु संरचना में क्या योगदान है। यानी किसी भी परमाणु की स्टडी अगर आपको करनी है, ठीक है ना,
तो आप जो है उसको किस तरीके से काम में ले सकते हो, ये चीज अपन को समझनी है। तो ये अपने पास श्रोडिंगर तरंग समीकरण आ गई, ठीक है। बाकी सारी चीजों के बारे में बता चुका हूं, लाप्लास निर्देशांक हो गए, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी हो गई, ठीक है। अब एक ही चीज इसमें बची है और वो क्या है भैया, ये साई बचा है, साई, ठीक है। अब ये साई क्या है पहले इसको समझ लेते हैं। तो ध्यान से देखना जरा कि साई जो होता है वो होता है भाई, अपन बोल रहे हैं कि ये तरंग समीकरण है, और ये तरंग कौन सी है, तो तरंग है भाई इलेक्ट्रॉन की गति से रिलेटेड तरंग, यानी जिस कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है उस कक्षा में जो भी इलेक्ट्रॉन की तरंग बन रही है, ठीक है ना, तो उससे संबंधित जो है वो उस तरंग की बात कर रहे हैं, उस तरंग के लिए ये जो है वो तरंग समीकरण लिखी गई है। तो किसी भी तरंग का कुछ ना कुछ आयाम होता है, ठीक है ना, तरंग का क्या होता है भाई, आयाम। आयाम किसको बोलते हैं, ये जो है अपने पास इसको क्या बोलते हैं, इस दूरी को आयाम बोला जाता है। तो साई जो है वो अपने पास एक तरंग फलन है। साई क्या है, तरंग फलन, यानी साई का मान किस पर निर्भर करता है, इस तरंग के आयाम पर निर्भर करता है, तरंग फलन है। और ये किसको प्रदर्शित करता है, ये तरंग के आयाम को प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करेगा भैया, तरंग के आयाम को प्रदर्शित करेगा, ठीक है, प्रदर्शित करेगा। क्लियर है बात। तो साई जो है वो अपने पास क्या है, एक तरीके से तरंग फलन होता है जो कि इनडायरेक्टली तरंग के आयाम को प्रदर्शित करता है। मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो ये अपने पास क्या है, श्रोडिंगर तरंग समीकरण। अब इससे पता क्या चला, इस पर ध्यान देना कि भाई श्रोडिंगर तरंग समीकरण में अपन ने ये देखा कि अपने को x, y और z ये तीनों क्या है, तो भाई ये निर्देशांक है, x, y, z, x, y और z ये क्या है, निर्देशांक, x निर्देशांक, y निर्देशांक, z निर्देशांक। तो ये तीनों जो है वो अपने पास कोऑर्डिनेट है, निर्देशांक है, और एक ही इक्वेशन में तीनों निर्देशांक आ रहे हैं। ये किससे रिलेटेड है, मैं वापस से बोल रहा हूं कि भाई तरंग समीकरण किससे संबंधित है, तो इलेक्ट्रॉन की गति से संबंधित है। इलेक्ट्रॉन की गति से जो तरंग बन रही है ये उस तरंग से संबंधित है, क्योंकि एक ही इक्वेशन में अपने को तीनों कोऑर्डिनेट मिल रहे हैं, एक्स, वाई और जेड, ठीक है ना। एक ही समीकरण में तीनों कोऑर्डिनेट मिल रहे हैं, इसलिए अपन ये बोलेंगे कि इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन से संबंधित तरंग जो है वो एक 3D तरंग है। समझने की कोशिश करना कि भाई एक ही इक्वेशन में तीन निर्देशांक मिल रहे हैं, है ना भाई। 2D का मतलब एक तो 1D का मतलब जिसमें केवल एक ही डायरेक्शन होती है, ठीक है ना। जैसे कोई कण जो है वो एकदम स्ट्रेट लाइन में गति कर रहा है तो ये 1D हो गई, ठीक है। 2D का मतलब जो है अगर कोई कण जो है वो ऐसे तल में गति कर रहा है, ठीक है ना, एक्स वाई प्लेन में गति कर रहा है, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, तो इसमें दो कोऑर्डिनेट आपको एक्स वाई प्लेन में मिलेंगे, तो ये 2D हो गया। 3D का मतलब क्या होगा, तो 3D का मतलब जिसमें तीन निर्देशांक, जो तीनों निर्देशांक में गति करेगा उसको अपन क्या बोलेंगे, 3D बोलेंगे। तो अब 3D इसमें तीन निर्देशांक मिल रहे हैं, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का पथ जो है वो 2D नहीं है। इलेक्ट्रॉन से संबंधित तरंग जो बन रही है वो 2D तरंग नहीं है, वो एक 3D तरंग है, यानी इलेक्ट्रॉन का पथ, वही बात आ गई हाइजेनबर्ग वाली। हाइजेनबर्ग ने कहा था कि भाई इलेक्ट्रॉन का पथ निश्चित नहीं है, अपन ये नहीं बोल सकते कि इलेक्ट्रॉन जो है वो वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाएगा। अब ध्यान से देखना जरा कि वृत्त जो है, वृत्त अगर वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है तो वृत्त जो है वो क्या होता है, एक 2D होता है। वृत्त जो है वो एक तल में होता है, तो ये एक 2D पाथ है। क्लियर है बात। लेकिन क्योंकि यहां पर x, y और z सॉरी क्योंकि यहां पर तीनों कोऑर्डिनेट आ रहे हैं, x, y और z तीन कोऑर्डिनेट अपन को मिल रहे हैं, तो इससे ये चीज क्लियर होती है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक 2D पाथ में चक्कर नहीं लगाता है, एक द्विविमीय पाथ में चक्कर नहीं लगाता है, जबकि इसका पथ कैसा है, इलेक्ट्रॉन का पथ जो है वो, इलेक्ट्रॉन का पथ 3D है, 3 डायमेंशनल है। यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो 2D पाथ में चक्कर नहीं लगाता है। किस पाथ में चक्कर लगाता है भाई साहब, 3D पाथ में चक्कर लगाता है। तो यहां से उसने एक चीज क्लियर करी, देखना जरा कि आज जो परमाणु अपन पढ़ते हैं कि बीच में नाभिक होता है, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, तो श्रोडिंगर का ये कहना है कि भैया बीच में तो नाभिक हो गया, अब नाभिक के चारों ओर इतनी देर बोर तो कह रहा था कि भाई निश्चित कक्षा में चक्कर लगाता है, लेकिन कक्षा में चक्कर लगाएगा तो कक्षा तो वृत्ताकार पथ है, वृत्त जो है वो कैसा हो गया, 2D हो गया। तो इसको थोड़ा सा श्रोडिंगर ने सही किया, सही करके क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन 3D पथ में चक्कर लगाता है, और 3D पथ में चक्कर कैसे लगाएगा, बीच में नाभिक हो गया, और नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन एक वृत्ताकार कक्षा में चक्कर ना लगा के एक गोलाकार कक्षा में चक्कर लगाता है, एक गोले के फॉर्म में चक्कर लगाता है। यानी कि बीच में नाभिक, नाभिक के चारों ओर ये पहला गोला, ठीक है, ये जो गोला है
इस गोले पर इलेक्ट्रॉन जो है वो कैसे भी कहीं पर भी चक्कर लगा सकता है। तो ये अपने पास गोलाकार पथ जो है वो इलेक्ट्रॉन का एक 3D पाथ होता है। और ये चीज किससे आई? ये चीज आई श्रोडिंगर तरंग समीकरण से कि इलेक्ट्रॉन का पथ कैसा है, एक 3D पथ है। क्लियर है बात? क्या बीच में जो है वो अपने पास नाभिक होगा, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो है वो एक गोलाकार पथ में चक्कर लगाएगा। ठीक है, अब देखना जरा, समझ कोशिश करना कि भाई ये वृत्ताकार पथ बोहर मॉडल की बात करें तो बोहर ने तो बताया वृत्ताकार पथ के बारे में। तो वृत्ताकार पथ जो होता है, ठीक है, ये वृत्ताकार पथ जो होता है इसको तो क्या बोला था? कक्षा। ठीक है, वृत्ताकार पथ तो क्या था? कक्षा था। किसने बताया था? बोहर ने बताया था। अब श्रोडिंगर कहता है कि नहीं नहीं, वृत्ताकार पथ नहीं होता है, गोलाकार कक्षा होती है, गोलाकार पथ होता है। तो गोलाकार पथ जो है उसको इसने नाम दिया भैया कोश। क्या नाम दिया? कोश। कोश को इंग्लिश में बोलते हैं शेल। ठीक है, और कक्षा को इंग्लिश में बोलते हैं भैया ऑर्बिट। यह भी ध्यान में रखना, कक्षा को क्या बोलते हैं? ऑर्बिट, और कोश को क्या बोलते हैं? शेल। तो ध्यान से कि ऑर्बिट के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? बोहर ने बताया था। ऑर्बिट कैसा होता है? 2D होता है। ऑर्बिट कैसा होता है? वृत्ताकार होता है। शेल के बारे में सबसे पहले जो है वो श्रोडिंगर की तरंग समीकरण से पता चला था। और शेल कैसा होता है? 3D होता है। शेल कैसा होता है? गोलाकार मार्ग होता है, गोलाकार पथ होता है। क्लियर है बात? तो श्रोडिंगर ने कहा कि शेल के फॉर्म में चक्कर लगाएगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो कक्षा में नहीं कोश में चक्कर लगाता है। ठीक है, अब देखना जरा ध्यान से तो ये अपन ने श्रोडिंगर तरंग समीकरण देखी। साई क्या है? साई तरंग फलन होता है जो कि तरंग के आयाम को प्रदर्शित करता है। क्या काम में आता है अभी अपन इसकी बात कर लेंगे। देखो जरा कि भाई ये अपने पास नाभिक के चारों ओर ये पहला कोश, ये दूसरा कोश, ये तीसरा कोश। आप कहोगी सर आप तो कक्षा जैसा ही बना रहे हो। बिल्कुल भाई, क्योंकि बोर्ड जो है वो अपने पास 2D है और बोर्ड पर केवल 2D डायग्राम ही बन सकता है। तो आपको खुद को समझना पड़ेगा, बनाने का तरीका अपना वही पहले वाला ही रहेगा कि भाई नाभिक है, नाभिक के चारों ओर ये पहला कोश, ये दूसरा कोश, ये तीसरा कोश। क्लियर है बात? तो कोश जो है वो कैसा होता है? गोलाकार। यानी नाभिक जो है वो पूरे परमाणु की बात करें तो परमाणु कैसा है? गोलाकार। क्लियर है बात? परमाणु जो है वो वृत्ताकार नहीं है कि भाई वृत्त के चारों ओर चक्कर नहीं लगाता, वृत्तीय कक्षा में चक्कर नहीं लगाता, वो जो है वो एक गोलीय कोश में चक्कर लगाता है। इस कोश पर इलेक्ट्रॉन जो है वो कहीं पर भी कैसे भी चक्कर लगा सकता है। ये किसका कहना है? ये श्रोडिंगर का कहना है। ये अपने पास पहला कोश हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा। ठीक है ना, पहला कोश, दूसरा कोश, ये तीसरा कोश। सारी चीजें वही है, बस इसने कक्षा को जो है वो क्या बोल दिया? कोश बोल दिया। ठीक है, अब देखना कि भाई अपन आते हैं वापस से एक बार साई की तरफ। ठीक है, साई। तो साई मैंने क्या बोला? साई क्या है? एक तरंग फलन। फलन का मतलब क्या होता है कि साई का मान किस पर निर्भर करता है? जो इसके साथ में है, तो तरंग पर निर्भर करता है। और ये किसको प्रदर्शित करता है? ये तरंग के आयाम को प्रदर्शित करता है, ठीक है। अब तरंग का आयाम जो है वो अपने क्या काम में आएगा? तो भाई देखना जरा, एक आपसे पूछता है कि साई का भौतिक महत्व क्या है। ठीक है, साई का भौतिक महत्व, ठीक है, कि भाई आपने किस काम का है। तो याद करो, एक चीज मैंने आपको बताई थी कि किसी भी तरंग की स्टडी करने के लिए, किसी भी तरंग का अध्ययन करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या होती है? लैम्डा, तरंग दैर्घ्य। ठीक है, तो अगर आयाम अपने पास है, आयाम इतना काम का नहीं होता है, अपने काम की चीज क्या है? लैम्डा काम का है, तरंग दैर्घ्य काम की होती है। तो साई तो तरंग के आयाम को प्रदर्शित करता है, इसलिए ये कहा जाता है कि साई केवल एक तरंग फलन। ठीक है, अगर आप लिखना चाहें साई का भौतिक महत्व, तो इसमें मैं लिखूंगा साई जो है वो एक तरंग फलन है तथा यह सिर्फ तरंग के आयाम को प्रदर्शित करता है, इसका कोई भौतिक महत्व नहीं होता। यानी साई अपने किसी काम का नहीं है, इसका कोई अपने फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, साई अपने किसी काम का नहीं है। लेकिन हाँ, ये चीज ध्यान में रखना कि अगर मैं साई का स्क्वायर कर दूं, ठीक है, साई का स्क्वायर कर दूं, तो साई स्क्वायर जो है इसका बहुत ज्यादा रोल होता है। साई स्क्वायर जो है वो अपने को बहुत कुछ बताता है, तो साई स्क्वायर के बारे में अपन को पढ़ना है। ठीक है, मैं क्या लिखूंगा? साई का कोई भौतिक महत्व
भौतिक महत्व नहीं है, यह सिर्फ तरंग के आयाम को प्रदर्शित करता है। तरंग के आयाम को प्रदर्शित करता है। साई का वैसे कोई भौतिक महत्व नहीं होता है, यह केवल जो है वो तरंग के आयाम को प्रदर्शित करता है। किंतु साई स्क्वायर का मान, ठीक है, साई स्क्वायर का मान किसी कोश में या साई स्क्वायर का मान परमाणु में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता को प्रदर्शित करता है। यह चीज समझने की कोशिश करना कि भाई मैंने क्या लिखा है कि साई का कोई भौतिक महत्व नहीं है। साई का कोई भौतिक महत्व नहीं है, यह सिर्फ तरंग के आयाम को प्रदर्शित करता है। किंतु साई स्क्वायर का मान, अगर साई का क्या कर दूं, स्क्वायर कर दूं, तो परमाणु में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता को प्रदर्शित करता है। यह लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई साई स्क्वायर का मान जो है वो किसको प्रदर्शित करेगा, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता को प्रदर्शित करेगा कि कहां इलेक्ट्रॉन मिल सकता है, जहां साई स्क्वायर का मान ज्यादा होगा, ठीक है, वहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता भी क्या होगी, ज्यादा होगी। साई स्क्वायर का मान जितना ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रायिकता उतनी ही ज्यादा होगी। साई स्क्वायर का मान कम होगा तो इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रायिकता भी उतनी ही कम होगी, ठीक है। तो साई का कोई मतलब नहीं है, लेकिन साई स्क्वायर का बहुत कुछ मीनिंग है। साई स्क्वायर जो है वो अपन को बहुत कुछ बताता है। और किसके बारे में बताता है, साई स्क्वायर अपन को बताता है परमाणु में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता को बताता है। इसीलिए साई स्क्वायर को जो है वो अपन प्रायिकता फलन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रायिकता फलन। किसको बताएगा भाई साई स्क्वायर, साई स्क्वायर आपको बताएगा इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता को बताएगा कि कहां पर जो है वो इलेक्ट्रॉन आपको मिल सकता है। क्लियर है बात, ठीक है। अब देखना दो चीजें अपने पास आती है कि ये आपने नोट किया होगा साथ में, देखना जरा, जहां साई स्क्वायर का मान अधिकतम होता है, उस स्थान को कक्षक कहा जाता है। कक्षक, ऑर्बिटल कहा जाता है। ध्यान से समझो भाई, क्या लिखा है कि जहां साई स्क्वायर का मान क्या होता है, अधिकतम होता है, उस जगह को क्या बोलते हैं, कक्षक बोलते हैं। साई स्क्वायर का मान अधिकतम, यानी साई स्क्वायर का मान क्या, मैक्सिमम, ठीक है। यानी प्रायिकता जो है, जहां पर साई स्क्वायर के मिलने की, साई स्क्वायर का मतलब है जहां इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रायिकता सबसे ज्यादा हो, उस जगह की बात कर रहा हूं मैं। तो जहां साई स्क्वायर का मान मैक्सिमम है, उसी जगह को क्या बोलते हैं अपन, कक्षक बोलते हैं। यानी 90% से ज्यादा, ठीक है। यानी इलेक्ट्रॉन को ढूंढने जाओ तो इलेक्ट्रॉन आपको 90% से ज्यादा केस में उसी जगह पर मिले, तो उस जगह को अपन क्या बोलते हैं, कक्षक। तो ध्यान से देखना कक्षक क्या होता है, ध्यान से कि भाई अपने पास सबसे पहले देखो क्या होता है, किसी भी परमाणु सबसे पहले आता है शेल, यानी कोश, ठीक है। कोश में होता है भाई उपकोश, अभी बात करेंगे अपन आगे चल के। उपकोश में अपने पास होता है भाई कक्षक, और इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। ये चार चीजें ध्यान में रखनी है। कोश में क्या होगा, उपकोश, उपकोश में कक्षक, कक्षक में इलेक्ट्रॉन। ये एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन की पोजीशन होती है। तो कक्षक किसको बोलते हैं, कक्षक बोलते हैं जहां इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रायिकता क्या होती है, ज्यादा से ज्यादा होती है, अधिकतम होती है, उसी जगह को कक्षक बोला जाता है, ठीक है। क्योंकि साई स्क्वायर क्या होता है, साई स्क्वायर प्रायिकता फलन है जो कि इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रायिकता को प्रदर्शित करता है। और जहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रायिकता सबसे ज्यादा होती है, उसी जगह को क्या बोलेंगे अपन, कक्षक बोलेंगे, ठीक है। तो एक तो पॉइंट ये हो गया। दूसरा अपने पास पॉइंट है, इसको भी देखना ध्यान से, जहां साई स्क्वायर का मान न्यूनतम होता है, न्यूनतम होता है, उस स्थान को नोड कहा जाता है। भाई ये समझने की कोशिश करना, जहां पर साई स्क्वायर का मान अधिकतम हो गया उसको तो क्या बोला, उसको तो बोला कक्षक। अब जहां साई स्क्वायर का मान न्यूनतम है, यानी साई स्क्वायर इज मिनिमम,
इस जगह को क्या बोलेंगे, इस जगह को बोलेंगे नोड। नोड को हिंदी में बोलते हैं स्पंद, ठीक है ना, नोड स्पंद, ठीक है, आप नोड ही याद रखना। तो जहां साई स्क्वायर का मान क्या है, न्यूनतम है, उस जगह को क्या बोलेंगे, नोड बोलेंगे। यानी जहां इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रायिकता कितनी हो, न्यूनतम हो, जहां इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रायिकता कितनी हो, 0 हो, जहां इलेक्ट्रॉन आपको बिल्कुल भी नहीं मिल सकता, मैं उस जगह की बात कर रहा हूं, उसी जगह को अपन क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं। तो दो चीजें निकल के आई है, एक तो निकल के आया क्या, एक तो निकल के आया भाई कक्षक। कक्षक क्या होता है, जहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रायिकता क्या हो, अधिकतम हो, उस जगह को बोलते हैं कक्षक, ठीक है। दूसरा है नोड। नोड क्या होता है, जहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रायिकता 0 हो, इलेक्ट्रॉन बिल्कुल भी नहीं मिल सकता, उसी जगह को अपन क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं। तो दो चीजें हो गई, एक तो कक्षक हो गया, एक नोड हो गया। कक्षक के लिए साई स्क्वायर का मान क्या होगा, अधिकतम होगा, और नोड के लिए साई स्क्वायर का मान क्या होगा, न्यूनतम होगा। क्लियर है बात, ठीक है ना। तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान में रखनी है। आज दो नए शब्द अपन ने सीखे हैं, एक तो कक्षक सीखा है, कक्षक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल, और नोड जो है वो इंग्लिश वर्ड है, नोड हिंदी में बोलते हैं स्पंद। आपको नोड ही याद रखना है। कक्षक जहां साई स्क्वायर का मान अधिकतम, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता अधिकतम, और नोड वो जगह जहां इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रायिकता न्यूनतम हो, उसको क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखना, ये सारी चीजें आपने साथ साथ नोट कर ली होगी, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़े, एक एक पॉइंट जो है वो अपन को यहां से समझना है, जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नोड जो है वो 3 प्रकार का होता है, देखो नोड 3 प्रकार का होता है, ठीक है। एक तो अपने पास होता है नोडल बिंदु। नोडल बिंदु ये क्या होता है, यानी परमाणु में कोई ऐसा पॉइंट जैसी कोई जगह, कोई बिंदु जैसी कोई जगह जहां इलेक्ट्रॉन बिल्कुल भी नहीं मिल सकता, उस जगह को बोलते हैं नोडल बिंदु। ध्यान से समझने की कोशिश करो, क्या परमाणु में कोई भी ऐसी नोडल या कोई भी पॉइंट जैसी एक जगह जहां इलेक्ट्रॉन बिल्कुल भी नहीं मिल सकता, उस जगह को क्या बोलते हैं, नोडल बिंदु। आप सोचो ये जगह कौन सी है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि परमाणु में ऐसी कोई पॉइंट जैसी जगह है क्या जहां इलेक्ट्रॉन नहीं मिल सकता, बिल्कुल है भाई। देखना जरा, बार बार बोल रहा हूं, नाभिक, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे। इलेक्ट्रॉन कहां होते हैं, नाभिक के चारों ओर होते हैं, कोश में होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कोश में होता है। भाई नाभिक में इलेक्ट्रॉन होता है क्या, ना, नाभिक में इलेक्ट्रॉन नहीं होता। और नाभिक का आकार क्या होता है, पूरे परमाणु के सापेक्ष आकार बहुत ही छोटा होता है। याद करो, शुरू में बता चुका हूं कि नाभिक का आकार पूरे परमाणु की तुलना में 1 लाख गुना कम होता है, 10 की घात 5 गुना कम होता है। तो पूरे परमाणु के सापेक्ष नाभिक कैसा है, बिंदु जैसा है, डॉट जैसा है। तो इसलिए जो है वो ये नोडल बिंदु जो है वो एक्चुअल में किसको प्रदर्शित करता है, नाभिक को ही प्रदर्शित कर रहा है। यानी नाभिक में इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रायिकता क्या होती है, 0 होती है। नाभिक में आपको पूछ ले भैया नाभिक में साई स्क्वायर का मान कितना होगा, तो साई स्क्वायर का मान नाभिक में कितना होगा, 0 होगा। बात समझ में आ गई, क्लियर है बात। तो नोडल बिंदु क्या है, एक्चुअल में नाभिक को ही प्रदर्शित कर रहा है। फिर दूसरा जो है, एक तो हो गया नोडल बिंदु, एक होता है भाई अपने पास नोडीय, या इसको जो है वो त्रिज्यीय नोड बोलते हैं, त्रिज्यीय नोड, त्रिज्यीय त्रिज्यीय नोड, ठीक है। अब ये त्रिज्यीय नोड क्या होता है, इसको अपन आगे समझेंगे, अभी देखेंगे त्रिज्यीय नोड क्या होता है, ठीक है ना। इसी पहले साई स्क्वायर को पूरा कर ले, उसके बाद में अपन जो है वो त्रिज्यीय नोड की तरफ चलेंगे, ठीक है ना। तो एक तो हो गया नोडल पॉइंट, ठीक है, इसको नोडल पॉइंट बोलते हैं इंग्लिश में, नोडल पॉइंट, ठीक है। इसको जो है वो रेडियल नोड, रेडियल नोड, ठीक है। एक अपने पास होता है भाई नोडल तल, नोडल तल, नोडल प्लेन, इसको भी अपन आगे अभी पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो त्रिज्यीय नोड, या फिर इसको जो है वो अपन गोलीय नोड भी बोल सकते हैं, गोलीय नोड, त्रिज्यीय नोड बोल दो या गोलीय नोड बोल दो, एक ही है, ठीक है ना। तो ये तीनों चीजें अपन को पढ़नी है। नोडल पॉइंट अपन पढ़ चुके हैं, बाकी बची 2, ये मैं आगे अभी आपको बताऊंगा, ठीक है ना। तो एक बार नोड को यहीं पर अपन क्या करते हैं, खत्म करते हैं, वापस से साई स्क्वायर पर आते हैं। तो साई स्क्वायर को क्या बोला, प्रायिकता फलन बोला, ठीक है। साई स्क्वायर जहां पर अधिकतम होगा वो जगह कक्षक होगी, जहां पर साई स्क्वायर न्यूनतम होगा वो जगह नोड होगी। अब साई स्क्वायर जो होता है, साई स्क्वायर ध्यान से देखिए, साई स्क्वायर, इसका नाम क्या है, इसका नाम है भाई प्रायिकता फलन।
ठीक है। इसके दो घटक होते हैं। कितने घटक होते हैं? दो। एक तो होता है भाई साइन स्क्वायर आर, ठीक है, या इसको जो है कैपिटल आर स्क्वायर से भी प्रदर्शित करते हैं। दूसरा अपने पास होता है साइन स्क्वायर थीटा फाई, ठीक है। ये प्रायिकता फलन होता है, तो इसको अपन, इसका नाम होता है त्रिज्यीय, तो क्या हो गया? त्रिज्यीय प्रायिकता फलन। साइन स्क्वायर थीटा और फाई, इसको जो है वो अपन बोलते हैं भाई कोणीय प्रायिकता फलन, कोणीय प्रायिकता फलन, ठीक है। दो चीजें हो गई अपने पास, साइन स्क्वायर प्रायिकता फलन, एक तो हो गया त्रिज्यीय प्रायिकता फलन, एक क्या हो गया? कोणीय प्रायिकता फलन। क्लियर है बात? अब अपन को जो है वो इसके बारे में पढ़ना है, त्रिज्यीय प्रायिकता फलन और कोणीय प्रायिकता फलन। तो ये देख लेते हैं अपन। देखें, भाई देखो, त्रिज्यीय प्रायिकता फलन जो है वो क्या होता है अपने पास, एक्चुअल में जो साइन स्क्वायर आर का मान है, ये आपको ये बताता है कि भाई जैसे जैसे आप नाभिक से दूर जाओगे, है ना, कि ये नाभिक है, ये पहला कोश, ये दूसरा कोश, ये तीसरा कोश, ठीक है। जैसे जैसे नाभिक से दूर जाते हैं, ये पहले कोश की त्रिज्या, ये दूसरे कोश की, ये तीसरे कोश की त्रिज्या, ठीक है। तो त्रिज्यीय प्रायिकता फलन ये बताता है कि भाई जैसे जैसे नाभिक से दूर जाते हैं तो त्रिज्या जो है वो लगातार क्या होती है? बढ़ती है। त्रिज्या जो है वो लगातार बढ़ रही है। तो इसी त्रिज्या के साथ इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रायिकता किस तरीके से चेंज होती है, तो उसी को अपन क्या बोलते हैं भाई? त्रिज्यीय प्रायिकता फलन बोलते हैं। मेरे वर्डिंग पर ध्यान देना, मैं जो बोल रहा हूं उस पर फोकस करने की कोशिश करना। क्या कि भाई ये जो है अपने पास त्रिज्या के साथ इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रायिकता किस तरीके से चेंज होती है, उसको अपन क्या बोलेंगे? उसी को अपन बोलते हैं त्रिज्यीय प्रायिकता फलन, ठीक है ना। एक्चुअल में क्या बताता है? त्रिज्या के साथ इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रायिकता को बताता है, ठीक है। त्रिज्या के साथ ये इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रायिकता को बताता है कि आखिर त्रिज्या के साथ इलेक्ट्रॉन जो है वो कैसे, इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रायिकता कैसे घटती है, कैसे बढ़ती है, इसके बारे में कौन बताएगा? त्रिज्यीय प्रायिकता फलन बताएगा। अब एक चीज इधर आए भाई, अभी मैंने आपको कहा था कि सबसे पहले अगर किसी परमाणु में आपको इलेक्ट्रॉन ढूंढने जाना है तो सबसे पहले आप जाओगे कोश में। जैसे एक सिंपल सी बात बताते हैं कि भाई मान लो कंडीशन ऐसी है कि आपको सीकर सीएलसी में आना है, ठीक है ना। तो सीकर सीएलसी में आने के लिए आप क्या करोगे? सबसे पहले जो है वो राजस्थान में आकर जो है वो सीकर, ठीक है, सीकर में आकर जो है वो आप किधर आओगे? आप जो है वो पिपराली रोड, और पिपराली रोड के बाद में जो है वो आप कहां आओगे? कर्मस्थली आओगे, ठीक है ना। ये सीएलसी आने का फॉर्मेट है, सीएलसी, ठीक है। तो आपको ये 4 स्टेप जो है वो फॉलो करने पड़ेंगे। तो एग्जैक्टली ऐसे ही अगर आपको किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन ढूंढना है तो सबसे पहले आपको जो है वो कहां जाना पड़ेगा? कोश। इलेक्ट्रॉन ढूंढना है, एग्जैक्ट पोजीशन इलेक्ट्रॉन की बता रहा हूं, कोश। कोश में जो है वो आपको उपकोश में जाना पड़ता है। कोश में क्या होता है? उपकोश में, ठीक है। अब ध्यान से देखो कि राजस्थान से सीकर में आ गए। अब भाई सीकर में जो है वो पिपराली रोड एक ही है, लेकिन भाई सड़कें तो बहुत सारी है, ठीक है ना। और उन सड़कों में से आपको कहां आना होता है? पिपराली रोड पर आना होता है। ऐसे ही उपकोश जो है वो अपने पास बहुत सारे अलग अलग तरीके के उपकोश होते हैं। तो वैसे 4 उपकोश आपको ध्यान में रखने हैं, एस, पी, डी और ये एफ। उपकोश कितने? 4 उपकोश ध्यान में रखने हैं, है ना। अब 4 उपकोश जो है कौन कौन से हैं? एक तो एस, पी, डी और ये एफ, 4 उपकोश, इनके बारे में आपको ध्यान में रखना है। इसके आगे भी होते हैं, तो उनकी बात अपन श्रोडिंगर तरंग समीकरण के बाद करेंगे। श्रोडिंगर तरंग समीकरण के बाद अपन क्वांटम संख्याएं पढ़ेंगे, तो वहां पर अपन इन उपकोशों की बात एक बार दोबारा करेंगे। तो कोश में उपकोश कितने? 4। क्लियर है। फिर उपकोश में जब चलेंगे तो आपको मिलेगा कक्षक। उपकोश में क्या है? कक्षक। और कक्षक में कौन होगा? कक्षक में होगा इलेक्ट्रॉन।
किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन जो है वो अपने पास ये होती है, कोश उपकोश। उपकोश कितने? 4 उपकोश, एस पी डी और एफ, ठीक है। और हर उपकोश में कक्षकों की संख्या अलग अलग होती है। यानी आप यूं बोल दो कि उपकोश का मतलब जो है वो एक तरीके से आप बोल सकते हो घर है, एक घर है, और हर घर में जैसे कमरों की संख्या क्या होती है? अलग अलग होती है, वैसे ही हर उपकोश में कक्षकों की संख्या अलग अलग होती है। एस उपकोश में केवल एक कक्षक होता है, पी उपकोश में जो है वो 3 कक्षक होते हैं, डी उपकोश में ऐसे करके जो है वो 5 कक्षक होते हैं, ठीक है। और एफ उपकोश में जो है वो ऐसे करके टोटल 7 कक्षक होते हैं, ठीक है। ये एफ उपकोश की बात। तो ऐसे ही हर उपकोश पे कक्षकों की संख्या क्या होती है? अलग अलग। यानी ये एस का एक कक्षक, ये पी का एक कक्षक हो गया, ये डी का एक कक्षक, ये एफ का एक कक्षक, ठीक है ना। तो ये छोटा सा नॉलेज है जो एक बार के लिए आपको ध्यान में रखना है, बाकी इसके बारे में आगे अपन डिटेल पे पढ़ेंगे। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि भाई त्रिज्या के साथ इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रायिकता को बताता है कौन? साई स्क्वायर आर, ठीक है। अब देखना जरा कि अलग अलग कक्षकों के लिए, कि एस कक्षक के लिए, ठीक है, पी कक्षक, डी कक्षक, एफ, तो अलग अलग कक्षकों के लिए ये जो प्रायिकता है ये अलग अलग होती है। अगर अपन क्या करें कि जैसे एस कक्षक के लिए ग्राफ बनाएं, एस कक्षक, ठीक है। यानी अगर मैं ये चेक करूं कि ये तो आर और ये साई स्क्वायर आर, यानी ये तो है त्रिज्या के साथ। अगर एस कक्षक के लिए आप चेक करना चाहो कि जैसे जैसे परमाणु से आगे आप बढ़ोगे, नाभिक से दूर जाओगे, जैसे जैसे त्रिज्या के साथ चलोगे, तो वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रायिकता किस तरीके से चेंज होगी, ये चीज चेक करना चाहो। किसके लिए चेक करोगे? एस कक्षक के लिए चेक करोगे। ध्यान से समझना क्या कि एस कक्षक के लिए मेरे को यह चेक करना है कि त्रिज्या के साथ इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रायिकता किस तरीके से चेंज होती है। तो इसके लिए मैंने एक ग्राफ बनाया। ग्राफ किस किस के बीच में है? एक तो साई स्क्वायर आर और दूसरा त्रिज्या, इन दोनों के बीच में ग्राफ है, ठीक है। और ये ग्राफ आपको डायरेक्टली याद रखना है, एक्सपेरिमेंटल ग्राफ है, तो डायरेक्टली आपको क्या करना है भाई? याद रखना है, ठीक है ना। तो याद रखने के लिए आपको ये ध्यान में रखो कि भाई एस कक्षक में, एस कक्षक के लिए जो ग्राफ है ये कुछ ऐसे आता है। ऐसा ग्राफ आता है। अब इस ग्राफ का मतलब क्या है तो ध्यान से देखना, ये 1s कक्षक, ये 2s, ये 3s और ये 4s, आगे से आगे लगातार चलता जाएगा। 1s का मतलब है पहले कोष का s कक्षक, दूसरे कोष का s कक्षक, तीसरे कोष का s कक्षक, चौथे कोष का s कक्षक। यानी आप यूं बोल सकते हो कि जैसे जैसे आप नाभिक से दूर जाओगे, इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रायिकता पहले धीरे धीरे बढ़ेगी, एक पॉइंट पर अधिकतम होगी और फिर वापस से क्या हो जाएगी? न्यूनतम। फिर वापस से बढ़ेगी, एक पॉइंट पर अधिकतम, वापस से न्यूनतम, वापस से अधिकतम, वापस से न्यूनतम, एक बार अधिकतम, एक बार न्यूनतम, एक बार अधिकतम, एक बार न्यूनतम। जहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रायिकता अधिकतम है, ये वाली जगह, यहां पर देखो जरा, साई स्क्वायर का मान क्या है? मैक्सिमम। और यहां इस पॉइंट पर साई स्क्वायर का मान क्या है? मिनिमम। तो जहां पर साई स्क्वायर का मान मिनिमम होता है, 0 होता है, इस जगह को तो अपन बोलते हैं नोड, ठीक है। और जहां अधिकतम होता है उस जगह को बोलते हैं कक्षक, और वैसे इस जगह को जो है वो एंटी नोड बोला जाता है, एंटी नोड। तो एस कक्षक के लिए ग्राफ जो है वो आपको ऐसा ध्यान में रखना है। अभी पी डी एफ के लिए भी ग्राफ बनाएंगे तो वो भी आपको 4 ग्राफ बनाऊंगा, चारों आपको ध्यान में रखने, क्या काम में आएंगे या आगे बताएंगे, क्वेश्चन से इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो एस के लिए जो है वो कक्षक कैसा आएगा, एस के लिए जो है वो ग्राफ कैसा आएगा? ऐसा आएगा, ठीक है। ये वाले पॉइंट जो है वो यहाँ साई स्क्वायर का मान सब में क्या है? 0 है। तो जहां साई स्क्वायर का मान 0 है वहां उस जगह को क्या बोलते हैं? नोड। क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि 4s कक्षक में, ठीक है, या 4s कक्षक में कितने नोड उपस्थित है? तो ध्यान से देखना, 4s कक्षक में जो है 1 2 3 नोड उपस्थित है। 6s में कितने नोड होंगे? तो भाई 4s के बाद 5s, 5s के बाद 6s, तो 1 2 3 4 5 आ जाएंगे। तो ये मैं आपको आगे फॉर्मूला भी बताऊंगा, फॉर्मूले से आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो? नोड निकाल सकते हो। आप चाहो तो ग्राफ से नोड निकाल लेना, क्वेश्चन ऐसा ही आएगा, आपको बोल देगा कि भाई 3D में कितने नोड होंगे, है ना, 5f में कितने नोड होंगे, इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। तो क्वेश्चन के लिए 2 तरीके, एक तो ग्राफ याद है तो ग्राफ से कर लो, या फिर जो है फॉर्मूला बताऊंगा तो आप फॉर्मूले से भी कर सकते हो। तो यहां आपको नोड पूछ सकता है, या आपको पूछ लेगा भाई 4s में कितने एंटी नोड है, ठीक है। 1s वाला जो है वो एकदम यहां से चालू होता है, क्योंकि 1s कक्षक जो होता है वो नाभिक से एकदम चिपका हुआ होता है, नाभिक से एक बहुत ज्यादा नजदीक होता है 1s। तो जैसे ही नाभिक छोड़ते हो, यहां नाभिक है,
ठीक है। तो जैसे ही नाभिक से थोड़ा सा आगे चले, थोड़ा सा आगे चलते ही आपको इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रायिकता क्या मिल जाती है, अधिकता मिल जाती है, इसलिए एस वाला जो है वो यहां से स्टार्ट होता है, ठीक है ना। तो ये तो एस कक्षक के लिए। फिर पी की बात करते हैं, पी के लिए ग्राफ कैसा आता है, तो ध्यान से दूसरे पी कक्षक के लिए। तो पी कक्षक के लिए अगर ग्राफ बनाने कुछ ऐसा आता है, ये आर, ये साई स्क्वायर आर, ठीक है ना। अब ध्यान से देखना, पहला जो कोश होता है उसमें केवल एस कक्षक होता है, पी जो है वो दूसरे कोश से चालू होता है, ऐसे डी तीसरे कोश से, एफ चौथे कोश से चालू होता है, ठीक है। तो ये जो ग्राफ आएगा ये थोड़ा सा दूर से, ये नाभिक हो गया, नाभिक से थोड़ा सा दूर से बनेगा, यानी यहां से, है ना। ये 2p हो गया, 2p के बाद में ये 3p हो गया, ये 4p हो गया, ठीक है। ये अपने पास जो है वो 5p हो गया, ठीक है। ये लगातार आगे से आगे चलता जाएगा, ये जो है नोड हो गया, नोड, ये नोड हो गया अपने पास, ठीक है ना। फिर डी के लिए बनाने की कोशिश करें, ये आर और ये साई स्क्वायर आर, ठीक है, डी कक्षक के लिए। तो डी कक्षक जो है वो नाभिक से और दूर से स्टार्ट होता है, तो ये नाभिक हो गया थोड़ा सा और दूर से, तीसरे से चालू होता है डी, तो ये 3d, ये 4d, ये 5d, आगे से आगे लगातार चलता जाएगा, ठीक है ना। फिर जगह कम है इसलिए मैं इसको छोटा बना रहा हूं, ठीक है ना। ऐसा कंपेयर मत करना सर इसका एरिया ज्यादा है, एरिया पर ध्यान नहीं देना है एक बार आपको। फिर एफ के लिए, एफ कक्षक के लिए, एफ कक्षक, एफ कक्षक जो है वो चौथे से चालू होता है, चौथे कोष से एफ चालू होता है, तो इसलिए जो है ये नाभिक से और दूर से स्टार्ट होगा, साई स्क्वायर आर, ठीक है। ये नाभिक हो गया और दूर से एफ, ये अपने पास 4f, ये 5f, ये 6f, ये जो है वो अपने पास क्या हो गए, नोड हो गए, ठीक है। तो ये चार ग्राफ एक बार के लिए अगर याद होते हैं, समझ में आया तो ठीक, नहीं समझ में आया ना कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट क्लास में मैं इसको वापस से क्लियर करूंगा। और ये चीज हो सकता है ये आपको कंफ्यूज करे कि सर बोल रहे हैं कि पहले कोश में जो है केवल एस उपकोश होता है, दूसरा जो है पी जो है वो दूसरे चालू होता है, डी तीसरे से, ये चीजें हो सकता है थोड़ा कम समझ में आए। एक बार के लिए आपको ग्राफ क्या करना है, याद करना है, इनको एक दो बार कॉपी में बनाना तो याद हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में जो है वो अपन इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा इजी करके बाद में इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। उससे पहले आपको एक काम करना है, काम ये करना है कि भाई श्रोडिंगर से रिलेटेड क्वेश्चन तो एक बार मैं नहीं दूंगा, इतने ज्यादा क्वेश्चन है भी नहीं तरंग समीकरण से रिलेटेड। हाइजेनबर्ग और डी ब्रोगली से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स है ये सारी आपको करनी है, ठीक है। तो इनको अपन सॉल्व करेंगे। आपको सबसे पहले स्टेज फर्स्ट में जो क्वेश्चन करता है आपको क्वेश्चन नंबर 79, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87 और 88, ठीक है। ये स्टेज फर्स्ट में आपको क्वेश्चन करने हैं। फिर स्टेज सेकंड में, तो स्टेज सेकंड में जो क्वेश्चन आपको करने हैं वो बता देता हूं। हाँ भाई, स्टेज सेकंड में क्वेश्चन नंबर 45, 46, ठीक है, 45 और 46। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 58, 58, फिर क्वेश्चन नंबर 81, 82, 83, ठीक है। फिर 91, क्वेश्चन नंबर 91, ठीक है, 94, 93 भी कर लेना, पहले हो चुका है वैसे तो, 93 और 94 दोनों कर लेना। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 113, 114, 113, 114, फिर क्वेश्चन नंबर 140, 141, 142, के बाद में क्वेश्चन नंबर 159, 161, 162, ठीक है।
स्टेज थर्ड में कुछ क्वेश्चन दे दिए थे, वापस देख लो, 1 2 3 क्वेश्चन नंबर 1 2 3 करने हैं। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 11 10 11 12 11 के बाद में 14 15 16 17, ठीक है, ये करने हैं। स्टेज फोर्थ में क्वेश्चन नंबर 27, स्टेज फोर्थ क्वेश्चन नंबर 27 27 नंबर करना है, ठीक है। और इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 37 37, ठीक है। और फिर क्वेश्चन नंबर 42, ठीक है ना, 42, ये क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है। तो हाइजेनबर्ग के क्वेश्चन मैंने टिक करवा दिए, डी ब्रोगली के क्वेश्चन टिक करवा दिए, ठीक है ना। ग्राफ समझ में नहीं आए कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में मैं वापस से इनको क्या करूंगा, क्लियर करूंगा। सारी चीजें जो है वो अपन को देखनी है, कुछ भी छोड़ेंगे नहीं, ठीक है ना। और इन पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं ये भी अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो इसके बाद में सारी चीजें अपन सारी बातें करते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। थैंक यू।